हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसुआ एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साइंस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। यह जो आप लोग का एग्ज़ाम 1 मार्च को होगा, वार्षिक परीक्षा जो 1 मार्च को होगा, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं, सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। सभी प्रश्न को एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और लास्ट में वीडियो के अंत में आपको ये ज़रूर बताकर जाना है कितने प्रश्न का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं और यहाँ पर ही जानते हैं क्या क्वेश्चन है, उसका क्या सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन है एक त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ही क्वेश्चन है त्वरण का एसआई मात्रक। ये हम आप लोग को बताए भी थे त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से भी लिखा जाता है और दूसरा एक और तरीका से लिखा जाता है, वो भी तरीका देख लीजिए। एम और एस लिखकर यहाँ -2 लिख दिया जाता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिएगा जहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखेगा उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, चाल, त्वरण, भार। तो हम लोग को पता है कि विस्थापन जो है, विस्थापन क्या है? विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, भार भी सदिश राशि है, लेकिन चाल जो है वो अदिश राशि है। ठीक है, और चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चाल अदिश राशि है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बी चाल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? तो याद रखिएगा इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होता है? चाल होता है। यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए चाल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? एस बराबर यू प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, या एस बराबर यू टी स्क्वायर प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहले आप लोग को ये समझने को आखिर में ये चीज़ दिया क्या गया है। तो ये आपका न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण दिया गया है। जो समीकरण क्या होता है याद रखिएगा, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। ये न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण होता है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर यू, जब हम लोग को यू टी समय दिया रहता है और ये त्वरण दिया रहता है, तब हम लोग गति के समीकरण, इस गति का समीकरण, न्यूटन के गति का दूसरे समीकरण का इस्तेमाल करके हम लोग इसका आंसर पता करते हैं। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। तो 3 kg द्रव्यमान की अगर कोई वस्तु, उस पर 12 न्यूटन के बल लगाने से जो त्वरण उत्पन्न होगा वो बताना है, कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर बल कितना दिया हुआ है, बल जिसको हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एफ हमको कितना दिया हुआ है? 12 न्यूटन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? एम से जिसको हम लोग डिनोट करेंगे, मास बराबर कितना है? 3 kg दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे याद रखिएगा, त्वरण हम लोग को पता करना है, यानी एक्सेलरेशन हम लोग को पता करना है, वो हमको पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ही हम लोग को पता क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर त्वरण पता करना है। यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एफ बराबर एम इंटू ए। ठीक है, फोर्स बराबर द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ हमको कितना दिया हुआ है? एफ आपका 12 न्यूटन दिया हुआ है, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान कितना है? 3 kg है, इंटू ए।
एक्सेलरेशन हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। अब ये 3 इधर गुना में है, इधर आएगा तो 12 के साथ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। इधर ए रहेगा, 3 से 12 को काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। साथ में अगर इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दिया गया है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 4 वस्तुएं ABCD के दरम्यान क्रमशः 6 kg, 10 kg, 15 kg और 18 kg है, किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा, किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो देखिएगा। इससे पहले एक चीज़ आप लोग को याद रहना होगा कि किसी भी पिंड का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी भी पिंड का कोई भी वस्तु उसका जो जड़त्व होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना होता अधिक होगा उतना ही हमारा जो उस पिंड का उस वस्तु का जड़त्व भी अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या बोला, जड़त्व बताया है और हम लोग से द्रव्यमान दिया हुआ है और जड़त्व हमसे पूछा है। तो हम लोग को पता है कि जितना द्रव्यमान अधिक होगा उतना ही जड़त्व भी अधिक होगा। तो सबसे अधिक कौन है, 18 kg सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है। यहाँ पर जड़त्व किसका सबसे अधिक होगा, 18 kg का जड़त्व सबसे अधिक होगा। वो क्या है, वो डी है, ठीक है, वो डी है। यहाँ पर ए बी और ये सी, ठीक है, और ये जो 18 kg है डी है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी का आंसर भी डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है, पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है, दूसरा परिभाषा देता है। क्या कहता है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का द्वितीय नियम ये कहता है कि एक वस्तु पर लगने वाला कुल बल वस्तु के संवेग बदलाव के दर के बराबर होता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व का परिभाषा देता है और दूसरा बल का परिभाषा देता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग क्या होगा। तो संवेग बराबर हम लोग को पता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमसे संवेग पूछा है, संवेग क्या होगा, तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान m है और वेग कितना है, वेग है v, तो क्या हो जाएगा, m इंटू भी कर देंगे, m भी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान, यह हम आप लोग को बहुत पहले भी बताए थे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और इस मान को किसने ज्ञात किया था ये भी याद रखिएगा, हेनरी केडविन्स ने इसको केवेंडिश ने इसको ज्ञात किया था, ठीक है। इस मान को ज्ञात किया था, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान 12 जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा क्वेश्चन। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा, ये चीज़ हम लोग से पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है किलोग्राम अगर द्रव्यमान वाली वजन जो होता है वो लगभग कितना को बराबर होता है, 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 9.8 न्यूटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, खींचे हुए रबर के छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो खींचे हुए रबर के छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी तरंग के तरंग वेग भी, तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा तथा आवृत्ति n में क्या संबंध है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर तरंग का वेग क्या होता है, तरंग का वेग क्या होता है, याद रखिएगा, तरंग वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति इंटू तरंगदैर्ध्य,
ठीक है। तो यहाँ पर आवृत्ति क्या है, n है, ओके, और तरंग दैर्ध्य क्या है, लेमडा है, ठीक है। तो ये v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर n लेमडा हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेमडा n लिख सकते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति f में क्या संबंध है। तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति f में क्या संबंध है। तो याद रखिएगा, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है। आवर्तकाल आवृत्ति जो आवृत्ति और आवर्तकाल जो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के विपरीत व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति बराबर, जैसे आवृत्ति यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए बराबर 1/t, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है, गंध, ठंडा, प्रेम या ठंडा पेय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। तो ठंडा पेय मतलब ठंडा पानी जो है वो पदार्थ है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है, चीनी का शरबत, पित्तल, धुआं या गोंद। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, कोलाइड बोला है। तो कोलाइड क्या होता है, कोलाइड एक मिश्रण है जिसमें सूक्ष्म रूप से फैले हुए अघुलनशील कणों से युक्त एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में निलंबित होता है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका धुआं सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, वो एक कोलाइड है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, यौगिक का एक उदाहरण है, यौगिक का एक उदाहरण है, यौगिक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इसमें से, तांबा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या जल। तो यहाँ पर तांबा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब क्या है, तत्व है। यौगिक कौन है, जल है, जो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है, 100 नैनोमीटर से बराबर। एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर, ठीक है, 100 नैनोमीटर से बड़ा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, NaCl, ठीक है। MgCl2 किसका रासायनिक सूत्र होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 हो जाता है। KCl किसका होता है, KCl होता है पोटेशियम क्लोराइड का, तो पोटेशियम क्लोराइड का KCl हो जाता है, और ये आपका कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 हो जाता है। और साधारण नमक का सूत्र कौन सा हो जाता है, NaCl, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन भी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो आप लोग को इसका आंसर पता होगा, आर्गन, आर्गन जो है मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और इसका प्रतीक क्या होता है, Ar होता है, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या क्या होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 18, ये भी आप लोग याद रखिएगा, प्रतीक Ar होता है और परमाणु संख्या 18 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, 5.85 NaCl बराबर है, किसके बराबर है, 5 दशमलव कितने मोल के बराबर है, कितने मोल के बराबर है यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 5.85 NaCl दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 5.85 ग्राम NaCl दिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग को पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बराबर, वैसे पूरा लिखा नहीं पा रहे लेकिन जितना कोशिश कर रहे हैं, दिया गया द्रव्यमान बराबर अनुभार, अनुभार किसका, अनुभार NaCl का, NaCl का अनुभार क्या होगा वो बता देते हैं, यानी इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा, ठीक है। तो परमाणु संख्या आप लोग को पता है, इसका परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या तो हम लोग यहाँ पर Na का अलग निकलेगा, Cl का अलग निकलेगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या हम लोग को निकालना होगा। तो द्रव्यमान संख्या में Na का द्रव्यमान क्या होता है, 23 होता है, Cl का द्रव्यमान क्या होता है, 35.5 होता है, ठीक है। मतलब 23 Na का होता है, Na यानी सोडियम का 23 होता है परमाणु द्रव्यमान, और Cl का, क्लोरीन का क्या हो जाता है, 35.5 हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, जब जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर में हमको क्या दिया गया द्रव्यमान क्या है, 5.85 दिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे
तो यहाँ पर वापस से हम लोग को लिखना पड़ेगा 23 + 35.5, 5 यहाँ से आ जाएगा 5.538 और 3 2 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट को यहाँ से निकालेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक जब पॉइंट बाहर निकाल रहे तो एक, और उसके बाद जितना संख्या उतना हम लोग को जीरो बैठाना रहता है। ऊपर के साथ भी ऐसे ही कि यहाँ से ये पॉइंट निकालें तो 1 लिख दिए और जितना संख्या है उसके बाद उतना हम लोग यहाँ पर जीरो बैठा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे 585 को 585 से काट देंगे, यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा 10/110, 110 बोल रहे हैं 10/100 मिलेगा, ठीक है। तो 1 0 को 1 0 से काट दीजिए तो क्या मिल जाएगा 1/10 मोल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा, 1/10 मोल, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग मोल निकाल पाइएगा, ठीक है। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बराबर अनुभार, अनुभार निकाल लीजिएगा जो भी यौगिक दिया रहे, ठीक है। और साथ में आप लोग को ये कर लेना होगा कि दिया गया द्रव्यमान क्या है, तो यहाँ पर 5.85 ग्राम मोल दिया अनुभार मतलब दिया गया द्रव्यमान था, ठीक है। ये द्रव्यमान था आपका, ठीक है। और अनुभार हम लोग को इसको निकाल लेना होगा और दोनों को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, 6.022 × 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मोल कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, ठीक है। आप लोग को पता होगा इसको हम लोग मोल कहते हैं। और ये जो होता है ना, ये आपका 1 मोल के बराबर होता है, ये 1 मोल के बराबर होता है। ये जो परमाणु और अणु होता है ये 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल बराबर 6 इतना परमाणु या अणु, ठीक है। और इसको हम लोग अवगाद्रो संख्या भी बोलते हैं, अवगाद्रो संख्या या अवगाद्रो स्थिरांक भी इसको हम लोग कहते हैं, अवगाद्रो संख्या या अवगाद्रो स्थिरांक भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा, मोल 1 मोल के बराबर होता है या मोल कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं, परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं कुछ भी पता है तो इस चीज़ को आप लोग केवल याद रखिएगा, 2 × 10⁻², ठीक है, 2 × 10⁻², ठीक है। मतलब 2 गुना n⁻2। ये चीज़ अगर आप लोग याद रखिएगा तो किसी का भी, वो भले तीसरा पूछे, पहला पूछे, दूसरा पूछे, किसी का भी आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। कैसे बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ जैसे कि तीसरे कोष पूछ रहा है, ठीक है। तो n जो है ना, n की जगह पे हम लोग तीसरा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 × लिखेंगे, n की जगह पे 3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर कीजिएगा क्या कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 को 2 से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। मतलब तीसरे कोष में अधिक से अधिक हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 18 रख सकते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए आप लोग से दूसरा कोष का पूछा, ठीक है, दूसरा कोष का पूछा तो 2n⁻²। अब इससे निकाल लीजिए दूसरा कोष का और बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। दूसरा कोष का किस कण में सॉरी ये कहाँ आ गए हम, हाँ यहाँ पर थे, ठीक है। तो यहाँ पर परमाणु तीसरे कोष में है, ठीक है। तो दूसरे कोष में आप लोग बताइए कि अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। दूसरा कोष में 22 का आंसर बताइएगा, दूसरा कोष में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरे कोष में 18 रहता है, दूसरा कोष में आप लोग को बताना है। फॉर्मूला आप लोग को बता दे रहे हैं 2n⁻², n की जगह पे 2 रखिएगा आंसर आएगा, ठीक है। n की जगह पे 2 रखिएगा, 2n की जगह पे 2 रख दीजिएगा, ठीक है, स्क्वायर कर लीजिएगा और इसको आपस से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका करके आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए मैग्नीशियम को प्रतीक क्या होता है। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg होता है, Mg होता है, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या क्या होता है, इसका परमाणु संख्या 12 होता है। चलिए अगर परमाणु संख्या आपको पता है तो आप लोग को पता होगा परमाणु संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है तो हमारे पास परमाणु की संख्या कितना है, 12 है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना होगा, 12 होगा। चलिए इसको हम लोग पहला कोष में अधिक से अधिक कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। दूसरा कोष में अधिक से अधिक कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। और तीसरा कोष में जो भी इसमें से बच रहा है उसको रख देंगे। तो 2 इसमें से जब लिए तो इसके पास 10 बचा, ठीक है। 10 में से जब 8 ले लिए तो इसके पास कितना बचा, 2 बचा, 2 को लास्ट वाला कोष में रख देंगे। तो 2 8 2 ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, किसका, मैग्नीशियम का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है,
किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है? किस कण में द्रव्यमान तो होता है लेकिन आवेश नहीं होता है? जैसे देखिए, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई भी आवेश नहीं होता है। मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। 24 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, आपको बताना है। तो आपको पता होगा तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का योग। ठीक है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के योग को हम लोग तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, या परमाणु में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम लोग परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, तो 6 + 6 हम लोग जोड़ देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु अगर 6 न्यूट्रॉन है 6 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर इस 26 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 27 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली का नाम है। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है? निम्नांकित में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है? तो स्नायु, स्नायु जो है वो फ्लोएम का भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है? कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक जो होता है जल और खनिज का वहन करता है। ठीक है, जाइलम ऊतक जल और खनिज वहन करते हैं। यह पोषक तत्वों के पदार्थों को पादपों की जड़ों में पत्तियों तक पहुंचाता है, जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, कौन, जाइलम ऊतक। पादप मतलब पौधों में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है। कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है। कॉर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, सुब्रीन पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा क्या है, एक कवक है, एक थेलोफाइटा है, एक ब्रायोफाइटा है, या एक जिम्नोस्पर्म है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ही सही हो जाएगा? तो देखिए, स्पाइरोगाइरा जो है एक शैवाल होता है। ठीक है, यह थेलोफाइटा और फलाइम क्लोरोफाइटा के संबंधित होता है। ठीक है, थेलोफाइटा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, स्पाइरोगाइरा क्या है, एक थेलोफाइटा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय जंतु कौन हो जाएगा इसमें से, हाइड्रा, अमीबा, मच्छर या मकड़ा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा, अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जंतु होता है। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जंतु होता है। अब बहुकोशिकीय जंतु में क्या आ जाएगा, हाइड्रा आ जाएगा। ठीक है, एक कोशिकीय जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा, पेरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग बहुकोशिकीय जीव में कई कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं के बीच कुछ उदाहरण जैसे कि हाइड्रा, जानवर, पौधे, ये सब क्या हो जाएगा, बहुकोशिकीय जीव में हो जाएगा। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 33 नंबर क्वेश्चन है, किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं? किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। टपवर्म। टपवर्म, टपवर्म जो होता है एक परजीवी है और इसमें कोई भी विषैला उपांग नहीं होता है। इसमें कोई भी विषैला उपांग नहीं होता है। विद्युत किरण, विद्युत किरण क्या होता है, एक मछली है जो बिजली का उत्पादन कर सकती है, लेकिन यह जहर नहीं उत्पन्न करती है, ये जहर उत्पन्न नहीं करती है। तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया, 2 आंसर गलत हो गया। तिलचट्टा, तिलचट्टा क्या होता है, आम घरेलू कीट है और इसमें कोई भी विषैला उपांग नहीं होता है। ये घरेलू कीट है लेकिन इसमें कोई भी विषैला उपांग इसमें भी नहीं पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन डी, बिच्छू। बिच्छू जो होता है, बिच्छू में विषैले उपांग होते हैं। बिच्छू की जो पूंछ होता है ना, उस पूंछ के सिर पर एक डंक होता है जिसमें से ये जहर इंजेक्ट कर देता है। किसी को मारेगा तो जहर इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी, बिच्छू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन, निद्रा रोग उत्पन्न करता है। निद्रा रोग उत्पन्न कौन करता है? ट्रिप्नोसोमा, कवक, वायरस या प्लाज्मोडियम? कौन निद्रा रोग को उत्पन्न करता है? इसका आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निद्रा रोग ये ट्रिप्नोसोमा करता है, जो कि एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य और जानवरों को संक्रमित कर सकता है। ठीक है, इसका दो प्रकार होता है। ट्रिप्नोसोमा का दो प्रकार होता है, एक ब्रुसेई ग्रेसिबेंस और एक रोडेशियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका 34 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 34 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आप लोग को लास्ट में ये बताना है कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन समझ में आया, मतलब कितना क्वेश्चन आप लोगों को पहले से पता था। ठीक है, कितना क्वेश्चन आप लोगों को पहले से पता था। साथ में आप लोग अगर ये कमेंट कीजिएगा, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, वैसे में आप लोग को वेबसाइट पे इसको अच्छा से जाकर वहाँ पर ही समझ सकते हैं। पेचिश का कारक जीव कौन है? पेचिश का कारक जीव कौन है आपको बताना है। तो पेचिश का कारक जीव कौन हो जाएगा? एंटामीबा हो जाएगा। एंटामीबा जो है वो पेचिश का कारक जीव है। और एस्परजिलस क्या है? यह एक कवक है जो फेफड़ों के संक्रमण का कारण बन सकता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम यह एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो मलेरिया का कारण बनता है। ठीक है, गलक्रीमी क्या होता है? गलक्रीमी एक परजीवी कृमि है जो आंतों के संक्रमण का कारण बन सकता है। ठीक है, अब पेचिश का कारक जीव कौन हो जाता है? एंटामीबा हो जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा आयन मंडल का विस्तार है। आयन मंडल का विस्तार क्या है? 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच रहता है आयन मंडल का जो विस्तार होता है। ठीक है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है? 163 केल्विन, 283 केल्विन या 10 केल्विन? के का मतलब केल्विन होता है। ठीक है, के का मतलब केल्विन हो जाएगा। 186 केल्विन। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? यहाँ पर क्या बोल रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर किसका होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। तो 10 डिग्री में क्या करेंगे? 273 प्लस 10 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 273 प्लस 10 कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना? 283 केल्विन। 283 केल्विन ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? तांबा एक तत्व है। ऑक्सीजन भी एक तत्व है। पानी जो है ये एक यौगिक है। पानी एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो बनता है, उत्पाद बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। चांदी भी एक तत्व है। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तांबा ये सब का आप लोग को ये परमाणु, जैसे कि ये लोग का प्रतीक भी आप लोग को पता होना चाहिए। तांबा जो होता है, ठीक है, तांबा कॉपर हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ओ हो जाता है, चांदी का एजी हो जाता है। ठीक है, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है, दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं। दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग श्वेत क्रांति कहते हैं। इसको हम लोग श्वेत क्रांति कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, रजत क्रांति हम लोग किसको कहते हैं? रजत क्रांति यह खनिज उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। रजत क्रांति जो होता है खनिज उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। वहीं पर हरित क्रांति जो होता है वह कृषि उत्पादन को वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, हरित क्रांति कृषि उत्पादन के वृद्धि को दर्शाता है। नील क्रांति जो होता है वो मत्स्य पालन यानी मछली पालन उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। रजत जो होता है वो खनिज, हरित क्रांति कृषि, श्वेत जो होता है दूध और नील जो होता है वो मछली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, इथिलीन डाइब्रोमाइड है। इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है? उर्वरक है, खाद है, तृणनाशक है या घुमक है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है? इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है? तो यह एक क्या है? रासायनिक यौगिक है जो कि एक धूमक के रूप में काम करता है। क्या चीज़ के रूप में काम करता है? धूमक के रूप में काम करता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। और इसका सूत्र अगर पूछ दे, इथिलीन डाइब्रोमाइड का अगर सूत्र पूछ दे तो सूत्र याद रखिएगा C2H4Br2। ठीक है, C2H4Br2 इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये इसका याद रखिएगा। चलिए, ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था।
ठीक है। और ये सारे जैक बोर्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे बहुत जल्दी इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम नए नए वीडियो आप लोग के लिए जल्द से जल्द लेकर आते रहें। ठीक है। तो ये आपका वीडियो पार्ट 1 था। ठीक है, साइंस का पार्ट 1 था जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चंस को करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और शाम में आप लोग का लाइव क्लास होगा, 7 बजे लाइव क्लास होगा। ठीक है, उसमें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे तो इसको कर लेना है आप लोगों को। साथ में आज क्विज भी होगा। क्विज कितना बजे होता है? 8 बजे होता है। ठीक है, तो सबको करना है। और साथ में आप लोग को अगर इसका ये करना चाहते हैं, जैसे इसके रिलेटेड और कुछ जानकारी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर कैसे आपको जानकारी देखने को मिलेगा, चलिए आपको दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले आ जाना है। ठीक है, आप लोग गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर URL पहले एक बार चेक कर लीजिएगा। versoacademy.com आप सर्च करना है। ठीक है, पहले आप लोग ऑनलाइन सर्च करते थे तो आता था, लेकिन अब ये .com पे आएगा। ठीक है, .com पे आएगा, वही ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा। ठीक है, .online पहले था लेकिन अब .com, versoacademy.com देख लीजिएगा। यहाँ URL पहले चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है। ठीक है, यहीं पर ही बहुत जल्दी आप लोग को वो पोस्ट दिखने वाला है जो आप लोग अभी वीडियो देखे, उसका यहाँ पर ही आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा कि हाँ वहाँ पर ये अपलोड हो गया। उसके बाद उसको चेक कीजिएगा, तो उसको खोलिएगा, उसमें आप लोग को सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पर ही दिए गए हैं। तो उसको कर लीजिए, ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट सेट रहने वाला है। ठीक है, जो आके आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना है। शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके दोस्त भी इससे पढ़ सके। और जितना जल्दी आप लोग शेयर कीजिए, जितना अच्छा इस पे रिस्पांस आएगा उतना जल्दी और वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को मैथ का दिखा रहे हैं, मैथ का आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैथ में सारे सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। ठीक है, अगर जो चीज़ कंप्यूटर वाइज नहीं लिखा जा रहा है उसको हम लोग कॉपी से बनाकर आप लोग को समझा दिए कि हाँ किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर मैथ को चेकआउट कर सकते हैं। साथ में साइंस वाला जो अभी आप लोग देखे उसको भी जाकर चेकआउट कीजिए, बहुत सारे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, जल्दी से जाइए उसको चेक कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।